Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Chandrkesh. I did my undergraduation from the Banaras Hindu University, Varanasi, and currently pursuing my masters in IARI New Delhi. हम आप लोगों के लिए नीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव यूजफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे 1 बाय 1 आपको सारे लेक्चर मिलते जाएं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। माइटोसिस में क्या होता है कि एक डिप्लॉइड सेल जो होगी, अगर उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो उससे दो आइडेंटिकल सेल का फॉर्मेशन होना, मतलब दो जो डॉटर सेल बनेगी वो दोनों के दोनों में क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर जो है पुराने के जैसे ही होंगे, उतने ही होंगे, और सेल का साइज, सेल का शेप सेम होता है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोटाइपिक सेल डिवीजन बोलते हैं, या उसको हिंदी में बोला जाता है समसूत्री विभाजन। मतलब समान, जैसा पेरेंट सेल है वैसा ही डॉटर सेल होता है। तो ये साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्लांट सेल में भी डिवीजन होता है, एनिमल सेल में भी डिवीजन होता है। तो प्लांट सेल के अंदर भी ये साइटोकाइनेसिस होती है और एनिमल सेल के अंदर भी साइटोकाइनेसिस होती है। एनिमल सेल के अंदर भी साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल का डिवीजन जो है, और दो न्यूक्लियस अलग अलग सेल में चले जाते हैं। तो होता है कि जैसे प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल के अंदर जैसे ये मान लीजिए ये हमारा प्लांट सेल हो गया, तो प्लांट सेल में क्या होता है, बीचों बीच सेंटर में देखो ये दो न्यूक्लियस हो गए, इन न्यूक्लियस के अंदर अपना क्रोमेटिन फाइबर भरा हुआ होगा, तो ये दो न्यूक्लियस हो गए। न्यूक्लियस से जो ये सेंटर, इसमें क्या होता है कि कुछ फ्रेगमोप्लास्ट सेंटर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, सेंटर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे बनता है फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। वो फ्रेगमोप्लास्ट कुछ और नहीं है, ये क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। तो जो गोल्जी बॉडी है उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वही क्या होते हैं, अरेंजमेंट हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है, एक फ्रेगमोप्लास्ट बन जाता है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या बनाता है, एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर देता है। सेल प्लेट बन जाती है प्लांट सेल में, सेल के बीचों बीच में एक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे बनेगा सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से एक सेल क्या होगी, दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। एक ये सेल हो गई हमारी, एक ये सेल हो गई, तो दो सेल हो जाती हैं सेल प्लेट की वजह से। तो होता क्या है कि सेंटर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ यहाँ मूवमेंट हो रहा है। देखिए सेंटर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होगा, कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस होगा। मतलब सेंटर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, बार बार पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस होगी। सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस हो जाती है यहाँ पे। मतलब सेंटर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ क्या होता है, डिवीजन होना। और इसके केस में, एनिमल सेल के केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एनिमल सेल है, इसमें दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्या होंगे यहाँ दोनों साइड से कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। और ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या बना देते हैं, सेल के अंदर सेल फरो का फॉर्मेशन करते हैं, या मिड बॉडी आप बोल लीजिए। तो यहाँ क्या होगा, ये बना देंगे मिड बॉडी और सेल फरो फॉर्मेशन। सेल का होता है, सेल के अंदर फरो फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या होगा, सेंटर से अंदर की साइड में यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करेगी और आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। क्या हुआ कि दोनों साइड से सेंटर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होना स्टार्ट कर देती, तो ये क्या बना देगी, एक ग्रुप बना देती है, एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिड बॉडी या सेल फरो फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल के केस में कंट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से। तो एनिमल सेल में क्या होता है, इसके केस में तो क्या हुआ, देखिए आप लोग, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है।
लेकिन इसके केस में सेल फरो का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंटर की तरफ जाती है, इसलिए सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस होता है। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस होता है, सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस होगा हमारा। तो ये आप लोग को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कौन सा होगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल वाला होता है, और एनिमल सेल के केस में सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस होता है, याद रखना है हमको। साइटोकाइनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल पूछा जाता है, फ्रेगमोप्लास्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और मिड बॉडी या सेल फरो का फॉर्मेशन होता है किसके केस में, एनिमल सेल के केस में। डिस्कस करेंगे ए माइटोसिस के बारे में। ए माइटोसिस एक डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है, इसको हम लोग फास्टेस्ट सेल डिवीजन बोलते हैं, बहुत तेजी से जब सेल डिवीजन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए माइटोसिस, डायरेक्ट सेल डिवीजन। ये कहाँ होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में होता है। ये होगा आपके प्रोकैरियोट, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें ए माइटोसिस होता है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स होंगे, प्रोकैरियोट्स, तो उसके अंदर ए माइटोसिस होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रकार का क्या है, प्रोकैरियोट्स है। लेकिन ये क्या हुआ, धीरे 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 सिम्बायोसिस कर लिया यूकैरियोटिक सेल से, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही रह रहा है, और बल है जिसका अगर हम ओरिजिन देखेंगे तो एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, और ये बाद में यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया। अपने आप में ये प्रोकैरियोट प्रिमिटिव सेल है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और आप लोग जानते होंगे कि जो फीटल मेम्ब्रेन होती है, जो एम्ब्रियो होगी, एम्ब्रियो की जो मेम्ब्रेन होगी उसमें भी क्या होता है, ए माइटोसिस होता है, फीटल मेम्ब्रेन। इन सब में क्या होगा, ए माइटोसिस होगा, बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है। तो ए माइटोसिस के दौरान आपने जानते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है, इंटरफेज होगा और आपका एम फेज होगा। इंटरफेज के दौरान क्या होगा, सेल ग्रो करेगा, एम फेज के दौरान न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन इन सब में ये सब, ए माइटोसिस के केस में ये सब सारी चीजें नहीं होती है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेल का डिवीजन हो जाता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन जो है डायरेक्टली हो जाएगा। तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है एंड इंटरफेज है, ठीक है, इंटरफेज है, ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होती, इसलिए इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन बोला जाता है। प्रोकैरियोट्स के केस में होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि 3 स्टेज में ए माइटोसिस होती है। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसका क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है, इसमें मीजोसोम जो होते हैं, मीजोसोम डुप्लीकेशन हो जाएगा, मीजोसोम डबल हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, क्रॉस वाल का फॉर्मेशन हो जाता है, क्रॉस वाल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेसिकली ए माइटोसिस के दौरान क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मीजोसोम का डुप्लीकेशन होगा, फिर क्रॉस वाल फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम देखें, यहाँ पे बना के भी देखें तो क्या होगा कि मान लीजिए ये सेल है, तो ये सेल के अंदर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे इसका मीजोसोम हो गया, और ये यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो ये मीजोसोम हो गया, तो इसका जेनेटिक मटेरियल पहले क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा, डबल हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल तो डबल हो गया, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, मीजोसोम भी डबल हो जाएंगे, यहाँ पे ये मीजोसोम डबल हो जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रॉस वाल फॉर्मेशन होगी, और 2 अलग अलग सेल जो हैं ये बन जाते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स के केस में होता है बेसिकली, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह के कारण। इसीलिए बैक्टीरिया वगैरह जो होती हैं ये 20 मिनट में डिवीजन कर जाती, क्योंकि उसमें माइटोसिस का प्रोसेस ही नहीं होता है, वहां पे प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सारी चीजें नहीं चलती हैं, इसलिए उसमें फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है। इंटरफेज और ये एम फेज की कोई जरूरत ही नहीं होती है। माइटोटिक एपरेटस के बारे में, माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस क्या होता है जान लेते हैं जल्दी से। एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, बार बार नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता, और छोटा सा टॉपिक है, हमको जानना चाहिए। तो माइटोटिक एपरेटस क्या होता है, प्लांट सेल में भी बनता है और एनिमल सेल में भी बनता है। तो ये क्या है, एनिमल सेल के अंदर भी बनेगा माइटोटिक एपरेटस, और प्लांट सेल में भी बनेगा। तो होता क्या, प्लांट सेल में जैसे देखिए, तो मान लीजिए ये कोई सेल है,
ये कोई सेल है तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेंट्रियोल होगा, और ये सेंट्रियोल से क्या होते हैं, इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल निकले हुए होते हैं। ये मान लीजिए सेंट्रियोल है तो यहाँ से इससे माइक्रोट्यूब्यूल निकल जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है, सेल में जब सेल डिवीजन होता है एम फेज में बेसिकली माइटोटिक अपरेटस दिखता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से क्रोमोसोम के साथ क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर जुड़े होंगे। तो व्हाट इज दिस, जो बीच में है जहां से सेंट्रियोल से ये क्या हो गया, ये सेंट्रियोल हो गया, और सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलता है, और ये जो होता है निकलते हैं इसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल से ही हमारा स्पिंडल फाइबर बनेगा, और ये क्या हो गया हमारा स्पिंडल फाइबर बन गया हमारा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है हम लोग माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। एनिमल सेल के अंदर ऐसा बनता है, ठीक है। तो इसलिए जो एनिमल सेल का है सेल डिवीजन, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। एस्ट्रल रेस, ये रेडिएशन मतलब माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल फाइबर, ये सबको एस्ट्रल रेस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रल रेस बनता है, और इसलिए एनिमल सेल में जो डिवीजन होता है इसको हम लोग एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं, एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। यहाँ पे जो डिवीजन होगा उसको हम एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस बोलेंगे, जो माइटोसिस होगा उसको एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, मान लीजिए प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स पाए जाएंगे, सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे पाया जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स, MTOC बोलते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, इससे भी माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स से स्पिंडल फाइबर निकलेगा, और वो क्या होगा, क्रोमोसोम से आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारे माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो गया हमारे माइक्रोट्यूब्यूल, और ये क्या हो गया, ये हो गया स्पिंडल फाइबर, तो ये हो गया स्पिंडल फाइबर। तो इसमें जो रेस निकलती हैं, यहाँ पे तो एस्ट्रल रे बोलते हैं, इसमें एनेस्ट्रल रेस, ठीक है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, एनेस्ट्रल रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है इसको एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस को बोलते हैं। यहाँ पे जो प्लांट सेल के अंदर जो डिवीजन होगा उसको हम एनेस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं, एनेस्ट्रल माइटोसिस। तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि ये एस्ट्रल रेस कौन किस में बनती है और एनेस्ट्रल रेस किस में बनती है। तो आप याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है, प्लांट सेल के अंदर एनेस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन होता है और एनिमल सेल के अंदर एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा टॉपिक है, नोट पॉइंट में आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट में। हम डिस्कस करेंगे माइटोजेंस के बारे में। माइटोजेंस क्या है, माइटोजेंस का मतलब ये होता है कि जो माइटोसिस को प्रमोट करे, एजेंट दैट प्रमोट माइटोसिस, जो माइटोसिस को बढ़ा दे, ठीक है, जो तेज कर देता है माइटोसिस को, उसको माइटोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, एजेंट्स दैट प्रमोट माइटोसिस, माइटोसिस को जो प्रमोट करे उसको माइटोजेंस बोलते हैं। इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा, कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्जीन। ऑक्जीन क्या करता है, माइटोसिस को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन, और जिब्रेलिन, ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं जो क्या करते हैं, माइटोसिस को बढ़ा देते हैं। और एक हार्मोन है, ह्यूमन हार्मोन, इसको कहते हैं इंसुलिन। ये भी क्या करता है, सेल डिवीजन को इंक्रीज कर देता है। मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस, मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के कुछ मॉडिफिकेशन है, उनको हम जानेंगे। एंडोमाइटोसिस के केस में क्या होता है कि आपको पता है कि सेल डिवीजन के केस में माइटोसिस में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसमें क्या होता है कि जो टीलोफेज होगा वो नहीं होता, और जिस टीलोफेज हो नहीं पाता, इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे टीलोफेज होगा नहीं, टीलोफेज नहीं होता, जिसकी वजह से
क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस भी नहीं होता, मतलब कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, कैरियोकाइनेसिस नहीं हो पाएगा और साइटोकाइनेसिस भी नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस भी नहीं होगा। तो जब साइटोकाइनेसिस हो, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन और सेल का डिवीजन ही नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा कि प्लॉइडी बढ़ जाएगी, प्लॉइडी इंक्रीज कर जाएगी। मतलब अगर डिप्लॉइड सेल है तो वो क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, मतलब प्लॉइडी जस्ट डबल हो जाएगी। हैप्लॉइड सेल है वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड सेल हो जाता। तो इसमें क्या होता है, प्लॉइडी बढ़ जाती है इनके। अब उसके बाद में जो दूसरा माइटोसिस है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोमाइटोसिस। क्रिप्टोमाइटोसिस, क्रिप्टोमाइटोसिस के केस में क्या होता है, सेल डिवीजन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं डिसअपेयर होती। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर नहीं होगी तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही दो अलग अलग न्यूक्लियस हो जाते हैं, तो इंट्रा न्यूक्लियर सेल डिवीजन होता है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट डिसअपेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर नहीं होती, खत्म नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बनेंगे, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बनेंगे, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बनेंगे। तो क्या होगा कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में ही दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, एक न्यूक्लियस के अंदर दो मतलब न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा क्रिप्टोमाइटोसिस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर अब हो गए दो न्यूक्लियस। तो ये होगा क्रिप्टोमाइटोसिस। और दूसरा होता है डायनोमाइटोसिस। डायनोमाइटोसिस के केस में अब क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की मल्टीपल सिंथेसिस होती है, बार बार क्रोमोसोम का सिंथेसिस हो जाता है, मल्टीपल सिंथेसिस ऑफ क्रोमोसोम, तो उसके केस में डायनोमाइटोसिस हो जाता है। तो इसके केस में पॉलीटीन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल सिंथेसिस हो जाएगी, मल्टीपल सिंथेसिस ऑफ क्रोमोसोम। तो मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ। तो एक क्रोमोसोम ये था, अभी एक ये देखो रेप्लिकेशन हुआ, फिर से ऐसा हो गया, फिर से रेप्लिकेशन हुआ, फिर से ये देखो ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे होता चला जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम कैसे बनेगा, डायनोमाइटोसिस की वजह से। डायनोमाइटोसिस मतलब बार बार क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होना, और उसकी वजह से जो हो जाएगा आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम बनेगा, और एक न्यूक्लियस के अंदर ही अगला न्यूक्लियस हो जाए तो क्रिप्टोमाइटोसिस होता है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना डिसअपेयर हो, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही, एक न्यूक्लियस के अंदर ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो। और एंडोमाइटोसिस का मतलब ये होता है कि जो टीलोफेज है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हो ही ना, तो क्रोमोसोम क्या हो, एस फेज तो हो गया, सिंथेसिस हो गया, तो क्रोमोसोम जस्ट डबल हो जाए, पोलाइडी बढ़ जाए, तो उसको हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं। अब हम एक नोट पॉइंट जान लेते हैं, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन के बारे में। फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल का जो न्यूक्लियस है वो तो बार बार डिवीजन करेगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस होगी, बार बार होगी, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। जब बार बार कैरियोकाइनेसिस हो रही हो तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस बहुत सारे हो जाएंगे, और सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ नहीं, तो क्या होगा, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होगा कि पहली बात क्या है, कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है। तो मतलब कैरियोकाइनेसिस अकर एंड साइटोकाइनेसिस नॉट अकर। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार, ऐसे करके क्या हो जाएंगे, बार बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता जाएगा और न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे फंगस होता है, फंगी के केस में क्या होता है, ये स्पोर का फॉर्मेशन होता है फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन के द्वारा। और आप लोगों को पता है एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट, इसके केस में भी फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन होता है। जो कोकोनट आप पीते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, जो नारियल पानी, वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन की वजह से वो एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट,
कोकोनट का जो नारियल पानी जो होता है वो भी क्या है, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन है। तो इसको आप नोट में याद रखिएगा, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कि फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन कहाँ होता है एंडोस्पर्म के केस में, ठीक है। कॉल्चिसिन छोटा सा टॉपिक है, नोट पॉइंट नोट सेकंड नोट आप लिख लीजिएगा कॉल्चिसिन के बारे में। कॉल्चिसिन क्या होता है भाई? कॉल्चिसिन एक प्रकार का माइटोटिक पॉइजन है, माइटोटिक पॉइजन है, माइटोटिक पॉइजन है। ये क्या करता है, एम फेज के दौरान जब स्पिंडल फाइबर बन रहे हो उसके दौरान क्या होता है, स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देता, स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है। तो ये क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर को, ठीक है, स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है, ठीक है, नहीं बनने देता। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, प्लॉइडी बढ़ जाती है, प्लॉइडी इंक्रीज कर जाती है। तो प्लॉइडी जब इंक्रीज कर जाए, ठीक है, तो अगर किसी एजेंट की वजह से इंक्रीज कर जाए तो वो कॉल्चिसिन होता है। कॉल्चिसिन क्या करते हैं साइंटिस्ट, जब हैप्लॉइड सेल को डिप्लॉइड बनाना हो तो कॉल्चिसिन अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या होगा, एम फेज चलेगा ही नहीं, एम फेज जब चलेगा नहीं तो सेल का डिवीजन होगा नहीं, मतलब न्यूक्लियस नहीं डिवाइड कर पाएगा और क्या होगी, प्लॉइडी बढ़ जाएगी, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड, ऐसे इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेटाफेज नहीं हो पाता।